जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए, अभी जैसे पिछले क्लासों में मैंने सीखा था, ठीक है, काफ़ी कुछ जानकारी दी थी और आज हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार के संबंध में जानकारी। ठीक है, किसके संबंध में? नोबेल पुरस्कार। तो पहले तो नाम है नोबेल पुरस्कार क्या है? तो पहला सवाल है, दुनिया का सर्वोच्च सम्मान कौन है? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। आपसे पूछा जाए एशिया का सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो ध्यान रखेंगे उसका नाम क्या होगा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला से रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद भारत के तीन चार जो है प्रमुख सम्मान याद रखेंगे। तो सबसे छोटा सम्मान है, चार पुरस्कारों में सबसे छोटा पुरस्कार या सम्मान भारत रत्न सबसे बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे छोटा हो जाएगा चारों में से पद्म श्री, उससे बड़ा पद्म भूषण, उससे बड़ा पद्म विभूषण। ये तीन क्रम से हो गए और सबसे बड़ा हो जाता है भारत रत्न। इन चारों को आप ध्यान रखेंगे, ये क्रम में लगाने को आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। इतना कन्फर्म है, ध्यान रखेंगे। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, तो ध्यान रहे शार्ट में जान लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत, भारत रत्न की शुरुआत देने की होती है 1954 से। और इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन यानी स्थापना 1952 में होती है भारत रत्न की। लेकिन दिए जाने की शुरुआत 1954 में, जिनमें से भारत रत्न आपका RRR, ध्यान रखेंगे 3R, तीन लोग हैं जिनका नाम R से शुरू है। एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है सीवी रमन, सीवी रमन। अगला है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान रखेंगे इन्हीं का नाम लेकर बना दिया गया RRR। समझ पाएंगे, इनको दिया गया है, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार, तो इसके विषय में जानकारी देते हैं। पहला सवाल है नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये थे कौन, तो ये जो है डायनामाइट का विकास करने वाले व्यक्ति थे। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका विकास किया था? डायनामाइट की खोज की थी। समझ जाएंगे डायनामाइट क्या है, आप समझ सकते हैं खुद ही। ठीक है, क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। समझ पा रहे हैं ना? इससे दुनिया काहे पर खड़ी हो गई है? मृत्यु के मुहाने पर खड़ी हो गई है। तो इसलिए इन्होंने इससे जितना पैसा अर्जन हुआ उसको जो है अल्फ्रेड नोबेल ने बताया कि हमारे न रहने के बाद दुनिया में सर्वोच्च किसी न किसी क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करने वाले लोगों को इससे जो धन की प्राप्ति हो उसके उससे उस राशि को या उस राशि को उस व्यक्ति को दिया जाए, जो लगभग प्रेजेंट टाइम पे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन शुरुआत में यह 4 क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना जो है, ध्यान रहे इसकी स्थापना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में होती है। लेकिन इसके दिए जाने की शुरुआत 1901 में होती है। यह सन पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे इसके दिए जाने की शुरुआत कब से हुई? 1901 से प्रारंभ होती है, इसे ध्यान रखोगे। उसके बाद पूछा जाएगा कितने क्षेत्रों में दिया जाना शुरुआत हुआ, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाना शुरुआत हुआ। कौन कौन से? तो पहली बात तो आप ये जानोगे, तीनों साइंस, रटने की जरूरत नहीं है, तीनों विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। समझ जाएंगे। बायो कहे तो
चिकित्सा क्या कहते हैं, ध्यान रहे इधर देखें, बायो कहे तो चिकित्सा, तो ध्यान रहे भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ये 3 कन्फर्म हुए, कोई समस्या। आगे लिखने पढ़ने की व्यवस्था, सोच के देखो तो रिटन यानी लिखने पढ़ने की व्यवस्था नहीं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाना गया, ठीक है। और जब आप साहित्य पढ़ते हो तो शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात शांति के क्षेत्र में दिया जाने शुरू किया गया, समझ जाएंगे। तो प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया गया, कौन कौन से, प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया गया, कौन कौन सा, तीनों साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर साहित्य के क्षेत्र में, भाई मने आदमी बीमार, कोई बात नहीं है ना, साहित्य चलो कोई बात नहीं, साहित्य के क्षेत्र में तो साहित्य हो गया। उसके बाद शांति के क्षेत्र में, क्योंकि आदमी बीमार होता है तो क्या करता है, शांत रहता है ना, साहित्य पढ़ता है शांत रहता है, और तो कोई नहीं करता कुछ, समझ जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वर्तमान में ये है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोड़ा गया 1968 में। तो बताओ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1968 में, समझ जाएंगे ना। इसके अगल बगल की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम नहीं खोलेंगे यहाँ पर। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में, अर्थशास्त्र में 1968 में, समझ जाएंगे। फिर एक सवाल आता है नोबेल पुरस्कार दिया कहाँ से जाता है, तो ये भैया स्वीडन के रहने वाले थे, समझ जाएंगे। इस प्रकार से स्वीडन की, जैसे अपने यहाँ का कोई बाहर अच्छा काम किया जाए तो आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो ये स्वीडन की राष्ट्रीय कंपनी यानी बैंक है, उसे कहते हैं स्वीडिश बैंक। तो किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश बैंक के द्वारा। और देश पूछा जाए तो ये भैया स्वीडन, देश का नाम है स्वीडन, क्या नाम है, देश का नाम है स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, क्या नाम है, स्टॉकहोम, क्या नाम है, स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। बैंक पूछा जाए स्वीडिश बैंक, ध्यान रखेंगे, कोई शक। ये 5 क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों के दिए गए यहाँ से, क्यों, क्योंकि जो शांति का क्षेत्र है, शांति के, यह इम्पॉर्टेंट है, शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, ध्यान रखना होगा। जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी, कहाँ से, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, क्या नाम है, ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद 4 क्षेत्रों ये और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से शुरू किया गया, 1968 से, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, रखेंगे याद। आगे देखो सवाल उठता है कब दिया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, कब, 10 दिसंबर, नोबेल पुरस्कार, फिर नोबेल की बर्थडे पर, समझ जाओगे। और 10 दिसंबर को ही एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम मानवाधिकार दिवस कहते हैं, क्या कहते हैं, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस की बात करने वाला पहला समय है 1948 जो अमेरिका में की गई थी, समझ जाएंगे ना। उसके बाद भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना पहली बार 1993 में होती है। मानवाधिकार आयोग वही है, मानवाधिकार उन्हीं सब की बात करता है जो हमारे आप सबके यहाँ मौलिक अधिकार हैं। इन्हीं मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है मानवाधिकार आयोग। और आपको जानकर ये खुशी होगी लगभग जितने आयोग शब्द जिनमें जुड़े होते हैं उनके प्रमुख की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और राज्य में राज्यपाल करता है, ठीक, योजना आयोग को छोड़कर, नीति आयोग को छोड़कर, क्योंकि संविधानितर संस्था है, ये संवैधानिक नहीं है, समझ जाएंगे ना। ठीक, और अब हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार हमारे भारतीय लोगों को किसको किसको और किन क्षेत्रों में मिला, ठीक, इसकी जानकारी हम देते हैं। आइए लिखते हैं, ध्यान देते हैं, देखते हैं
और पूरी जानकारी बेहतर रूप से समझते हैं। देखिए, भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है? तो देखो, पहला नाम आपका आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, आपसे पूछा जाए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। भारत में साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को, एशिया में साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला? 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में मिला। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। और बताएं, इनको मिला नहीं, दिलाया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? दिलाया गया है, क्योंकि इन्होंने भारत को इतना बढ़िया बताया है कि हमारे देश की गंगा यमुना जैसी महान नदियां अंग्रेजों के चरणों को चूमती हैं। क्या करती हैं? अंग्रेजों के चरणों को चूमती हैं। ठीक है, हमारा हिमालय भी अंग्रेजों के नतमस्तक हो जाता है। ठीक है, अर्थात जिनकी हम आप माता मानते हैं, वो सबको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बढ़िया बात कही है कि ये सब क्या है? अंग्रेजों के पैरों को छूती हैं। सोच के देखो, इतना नीचे उनके इतना गुणगान इतना ज़्यादा अंग्रेजों कर दिया कि अंग्रेजों ने कहा चलो यह काम, यह आदमी बढ़िया है। ठीक है, कि अपने यहाँ के देवी देवता को भी हमारे पैरों में बिछा दिया। ठीक, कहा चलो अच्छा इसको नोबेल पुरस्कार दिला दिया जाए। समझ जाएंगे ना? तो इनको नोबेल पुरस्कार दिलाया गया है। ठीक है, सोच के देखो, समझ जाएंगे ना? विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। ठीक है, समझ सकते हो इसका अर्थ क्या है? कभी राष्ट्रगान का अर्थ निकालना है तो गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। समझ जाएंगे ना? तो पहला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारत ही नहीं एशिया में पहले व्यक्ति थे। ठीक, इनको हम प्रेम से गुरुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुदेव। महात्मा गांधी जी को इन्होंने महात्मा कहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो समझ जाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा चलो आपस में उपाधि ले लिया जाए। ठीक है, इन्होंने गांधी जी को महात्मा को उपाधि दी, तो इन्होंने गांधी ने इनको उपाधि कहा कोई बात नहीं, तुम भी गुरुदेव हो। क्या हो? गुरुदेव हो। तो गुरुदेव और महात्मा एक दूसरे को उपाधि ले दे लिए थे। समझ जाएंगे ना? आगे देखोगे, सीवी रमन। सीवी रमन को कहते चंद्रशेखर वेंकटेश रमन। चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, इनको 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में प्राइज मिला है। किस क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया 1930 में, चंद्रशेखर वेंकटेश रमन। तो सीवी रमन को पहली बार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला? समझ जाएंगे, नोबेल प्राइज पाने वाले भौतिकी क्षेत्र में पहले व्यक्ति सीवी रमन। इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1900। समझ पा रहे हैं? आगे देखो, एचजी, इनका नाम है हरगोविंद खुराना। क्या नाम है? हरगोविंद खुराना। इन्होंने जेनेटिक के क्षेत्र में चिकित्सा के लिए 1968 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। कब? 1968 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। कब? 1968 में हरगोविंद खुराना। समझ जाएंगे ना? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को ध्यान रहे 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया। कब? 1979 में। यानी 1980 के ठीक एक वर्ष पहले 1979 में नोबेल प्राइज किसको दिया गया? मदर टेरेसा जी को दिया गया। तो मदर टेरेसा किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो सोच करके देखो, मदर टेरेसा ये भारत आई थी और भारत के ही होकर रह गई, और भारत में इन्होंने भारत को खुशहाल और शांत प्रिय बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए। समझ जाएंगे? ये सवाल पूछ लिया जाता है कहाँ की रहने वाली थी? कि आयरलैंड की रहने वाली थी, और आयरिश महिला अर्थात इनको कह सकते हैं। समझ जाएंगे ना? ध्यान रखेंगे। इसी तरह अगर हमारे यहाँ किसी बाहर के व्यक्ति को पूजा जाता है तो हमारे भारत के भी व्यक्ति बाहर पूजे जाते हैं। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि पंडित क्या नाम होता है, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस भारत को छोड़ करके दुनिया के अन्य किस देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है? तो वह आंसर होगा आपका जापान में। कहाँ पर? जापान में। जापान में नेताजी का बर्थडे इतना गजब का मनाया जाता है, उतना गजब का बर्थडे भारत में भी नहीं मनाया जाता। समझ पा रहे हो ना? इसे आप ध्यान रखेंगे।
उसकी बात है। तो शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1979 में। और ये कहाँ की है? मूल रूप से आयरलैंड की, लेकिन रहने कहाँ लगी थी? नागरिकता कहाँ प्राप्त हो गई थी? भारत की। समझ जाएंगे ना। अगला देखो, एस चंद्रशेखर। एस का मतलब होता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। ठीक है। अगला है अमर्त्य सेन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वो भी क्यों? तो सुनो, अमर्त्य सेन ने भारत की गरीबी को किस हिसाब से दूर किया जा सकता है, यानी भारत के लोगों को किस प्रकार से कल्याण किया जाए कि, समझो, भारत के लोगों को किस प्रकार से कल्याण किया जाए कि भारत की गरीबी मूलतः यानी समूल नष्ट हो सके, गरीबी दूर हो सके, इसकी बात की थी और इसके संबंध में पूरे सिद्धांत दिए हैं। तो इस सिद्धांत यानी भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिद्धांत लागू कर दिए जाए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने सिद्धांत दिया, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। और अर्थशास्त्र में भी पूछा जाए कौन सा, ध्यान रहे, उसका नाम होगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कौन सा? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। क्योंकि अर्थशास्त्र में भी जाएंगे तो कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक, तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? अमर्त्य सेन को। कब दिया गया? 1998 में। ध्यान रखेंगे। आगे है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत कब की गई? 1968 से। ध्यान रखेंगे। अगला है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। आगे देखेंगे, लिखा है वेंकट रमन। क्या नाम? वेंकट रमन रामकृष्ण। इनको 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। अगला है कैलाश सत्यार्थी। इनकी गजब की कहानी है। कैलाश सत्यार्थी को आज से कभी पूछा जाए भारत में सबसे अधिक उम्र में किसे नोबेल प्राइज दिया गया, अर्थात भारत के सबसे अधिक उम्र के नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आंसर होगा कौन? कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक, और इन्हीं के साथ जो नोबेल प्राइज दिया गया है, दो लोगों को दिया गया। एक का नाम है कैलाश सत्यार्थी, जो भारत के हैं, लगभग 80 वर्ष से ऊपर हैं। ठीक, और इन्हीं के साथ में एक है मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई। ये एक 14 वर्ष की बालिका होती है। ठीक, ये उसी समय पाकिस्तान में तालिबान हमला हो जाने के कारण ये विद्यालय से जा रही होती है घर की ओर, वो भी किससे? बस चलती है ना, बस से। लेकिन तालिबानी इकट्ठा घुस जाते हैं और पूरी बस के जितने बच्चे होते हैं सबको गोलियों से भून डालते हैं। ठीक, लेकिन ये उसमें शांति स्थापित करने का कार्य करती है, अर्थात छोटी सी 14 वर्ष, समझ सकते हो क्या होता है। साहसपूर्वक कार्य किया, उसमें बड़ा ही साहसिक कार्य किया, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया में शांति के क्षेत्र में इनको और भारत के कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया। समझ जाएंगे। समय था 2014। समझ जाएंगे। तालिबानी हमले हुए थे पाकिस्तान में। ठीक, अगला नाम है, द लास्ट है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इनको और इनकी पत्नी, इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। इन्हें क्यों मिला? इन्होंने भी वही सिद्धांत जानकारी दी जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी ने, क्या नाम था इनका? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के जैसा ही इन्होंने भी सिद्धांत दिया, अर्थात देश से गरीबी, बेकारी, इन सब चीज़ों को समाप्त करने के सिद्धांत दिए। लेकिन बस अंतर ये है कि अभिजीत बनर्जी ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। कहाँ के? कलकत्ता से पढ़े हुए हैं, और ये कलकत्ता के ही रहने वाले भी हैं। लेकिन अंतर ये है प्रेजेंट टाइम पे ये पति और पत्नी दोनों अमेरिका के नागरिक हैं। कहाँ के? समझ पा रहे हैं?
ये भारत के नहीं है, भारतीय मुल्क के, यानी पैदा भारत में हुए, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम पे कहाँ है, ये अमेरिका में रहते हैं पति पत्नी सहित। ठीक, कहाँ रहते हैं, अमेरिका में। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, समझ जाएंगे। तो अब तक अर्थशास्त्र में किसे मिला, दो लोगों को, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। ठीक, शांति में किसको मिला, दो लोगों को, कैलाश सत्यार्थी और क्या नाम है, मदर टेरेसा को मिला। शांति के क्षेत्र वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, समझ जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक, आगे की जानकारी अगले दिन दी जाएगी और सवाल आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, पेट में नंबर अच्छे से अच्छे अर्जित होने चाहिए। ठीक है, लगभग सिलेबस अच्छा है और ख़त्म हो चुका है। इसमें जीएस और प्रैक्टिस हम देखते चले जा रहे हैं डीआई में। ठीक है, और लगभग सबको 80 तो क्रॉस होना ही चाहिए। ठीक, 9 तारीख को आपकी एसटी है। ठीक है ना, ध्यान रहे। आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने में हमारा सहयोग प्रदान करें, जिससे आप सबको एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड लगातार की जा सके। धन्यवाद।